प्रिय छात्रों, शाबाश, बहुत अच्छा। पढ़ाई करते रहिए और परिवार का, विद्यालय का, देश का नाम ऊंचा करते रहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि भारत में राष्ट्रवाद पर ये चौथी वीडियो है, जिसमें सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनेपन के भाव से अभिप्राय ये है कि समाज के सभी वर्ग के लोग ये महसूस करने लगे कि पूरा देश हमारा है, इसके हम हैं, हम इसकी संतानें हैं, और एकता के सूत्र में बंधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लें। यानी कि वे लोग राष्ट्र के ही अंग हैं जब वे एक दूसरे से इस तरह की बातों की उम्मीद रखते हैं। विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों, भाषाओं से संबद्ध अलग अलग समूहों में ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे व्यक्त किया। सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा करने के लिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र, प्रतीक में जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गया, चित्रों में भारत माता के चित्र हो गए, लोक कथाएं हो गई, सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में योगदान दिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है, तो इससे लोगों की एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र की पहचान कर सकते हैं। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। 1817 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। वंदे मातरम गीत इतना प्रचारित हुआ, लोग इसे नारे के रूप में लेते थे और जहाँ भी एक दूसरे से मिलते तो इसी तरह से नारा लगाते थे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया, यानी लोग इसे खूब गाते थे। भारत में भारत माता की पेंटिंग को सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है। वह शांत, गंभीर देवी आध्यात्मिक गुणों से युक्त हैं। आगे चलकर इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों पर उकेरा गया, यानी बनाई गई तस्वीरें। भारत माता के चित्र पर लोग अपनी आस्था रखते थे और मातृ छवि के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक के रूप में जानने लगे। राष्ट्रवाद का विचार लोगों के अंदर लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए भी रहा। लोक कथाओं को इकट्ठा किया गया, उन्हें दर्ज किया गया। लोकगीतों को, जनश्रुतियों को, कहावतों को लोग इकट्ठा करने लगे। गांव-गांव घूमकर कहानियों से हमारी संस्कृति की सही तस्वीर पेश होती है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने के लिए अतीत में गौरव का भाव पैदा किया गया। लोक परंपरा, यानी जो पुरानी परंपराएं थी उनको बहाल किया गया। लोक कथा, गीत, बाल गीत, मिथकों को इकट्ठा करने के लिए लोग निकल गए। जैसे कि पहले बताया कि द फोकलॉर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित हुआ। लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं, लोगों के असली विचार और विशेषताओं की सबसे विश्वसनीय व्यक्ति है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए प्रतीक चिन्हों के बारे में भी जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के लिए तिरंगा झंडा पहले अलग रंग का था, हरा, पीला, लाल तैयार किया गया था। ठीक है। ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल
और हिंदुओं व मुसलमानों के प्रति प्रतिनिधित्व करता अर्धचंद्र दिखाया गया था। तो इस तरह से पूरे देश में जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संदेश था, ये अंग्रेज मानते थे। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन था। जैसे कि आपको मालूम है, इतिहास जो सरकार रहती है वो अपने मन मुताबिक लिखती है, तो उन्होंने सही जानकारी भारतीयों को नहीं दी। कुल मिला के इस पाठ से हमें निष्कर्ष निकलता है कि इसमें अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को बहुत परेशान किया। इसमें एक रॉलेट एक्ट भी था। रॉलेट एक्ट एक ऐसा था जो 1919 में उन्होंने पारित किया। इस एक्ट के द्वारा राष्ट्रवादियों को बिना किसी कारण बताए चुपचाप गिरफ्तार कर लिया जाता था और उन्हें 2 से 3 वर्ष तक जेलों में रखा जाता था। और जेलों में रखने के बाद उनके घर वालों को ये भी पता नहीं होता था कि वो किस जेल में हैं। इसके लिए न कोई अपील चलती थी, न दलील चलती थी, न कोई वकील चलता था। तो ये बड़ा ही खतरनाक कानून था। इसके अलावा अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग जैसे जघन्य हत्याकांड को भी जन्म दिया। अमृतसर में आज भी जलियांवाले कांड को महसूस किया जा सकता है। दीवारों पर गोली के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों को गोलियों के निशाने पर ले रखा था। इसके साथ ही हम इस पाठ का समापन करते हैं। थैंक्स।